हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स मंत्रा। मैं हूं कविता राजपूत और हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस के प्रैक्टिस सेट। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होगा। ठीक है, तो इससे पहले हम 5 प्रैक्टिस सेट भी डिस्कस कर चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है? द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? किसके दूध के घनत्व को मापने के लिए पूछा गया है। ऑप्शंस हैं आपके सामने। ऑप्शन ए है लैक्टोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर या फिर ऑप्शन डी होगा हाइग्रोमीटर। ठीक है, तो अगर मैं इसके इंस्ट्रूमेंट की बात करूं जिससे दूध के घनत्व को मापा जाता है यानी कि डेंसिटी को मेजर किया जाता है, तो इसका आंसर होगा लैक्टोमीटर। क्या होगा? लैक्टोमीटर। अच्छा, ये इसके दूध के घनत्व को मापने की बात हो गई। इससे कुछ और क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर आपसे प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछा जाए कि दूध का रंग सफेद किस वजह से होता है? दूध कैसे रंग का होता है? सफेद रंग का होता है ना। तो दूध का सफेद रंग यानी कि दूध सफेद रंग का होता है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो वो होता है, आपको पता होना चाहिए, कैसीन। कौन? कैसीन। ठीक है। एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो गाय का दूध होता है वो हल्का पीला होता है यानी कि उसमें हल्की येलोनेस होती है। तो गाय के दूध का पीलापन, गाय के दूध का पीलापन ये किस वजह से होता है? तो इसके लिए एक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है, एक प्रोटीन जिम्मेदार होती है जिसका नाम होता है कैरोटीन। कौन रिस्पॉन्सिबल होती है? प्रोटीन, कैरोटीन। ठीक है, तो दूध के घनत्व को मापने की बात हो गई लैक्टोमीटर से। दूध का रंग सफेद होता है कैसीन के कारण। गाय के दूध का रंग जो होता है वो हल्का पीला होता है, वो किसके? कैरोटीन के कारण। ठीक है। एक प्रश्न आपसे ये भी बन सकता है कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है यानी दूध में कौन सा शुगर पाया जाता है। तो दूध में अगर शर्करा की बात होगी, शुगर की बात होगी, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, वो क्या है? लैक्टोज। कौन सी? लैक्टोज। ठीक है। और दूध से रिलेटेड एक और आपसे प्रक्रिया पूछी जाती है जिसका नाम है पाश्चुरीकरण। इसमें क्या होता है? इस प्रोसेस में दूध को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और फिर तुरंत ही उसको ठंडा किया जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि दूध में जितने भी दूषित जीवाणु वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन दूध के जो गुण हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो पाश्चुरीकरण की अगर प्रक्रिया है, क्या है? दूध को हाई टेम्परेचर पर गर्म करना और फिर तुरंत ही उसको ठंडा करना। इस प्रक्रिया को दिया था लुई पास्चर ने। किसने दिया था? लुई पास्चर ने। तो दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर से मापते हैं। दूध में जो शुगर होती है, जो शर्करा होती है, वो लैक्टोज होती है। दूध का रंग सफेद होता है कैसीन के कारण और दूध का पीलापन होता है कैरोटीन के कारण। और पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया दी थी लुई पास्चर ने। अगला प्रश्न है आपके सामने, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शंस हैं चार्ल्स न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, आइजैक न्यूटन या फिर जॉन एडम्स। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कहता है F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो दिया था, ये दिया था आइजैक न्यूटन ने। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने ये बताया था कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, और इस नियम के अकॉर्डिंग ये आइजैक न्यूटन ये कहते हैं कि देखिए, ब्रह्मांड में दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये है आपका गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, जो कि दिया था किसने? आइजैक न्यूटन ने। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर का भार
होता है, यानी कि ह्यूमंस के वेट की बात हो रही है। ऑप्शंस हैं, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या फिर मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक होता है। तो देखिए, मनुष्य के भार की जब भी बात होगी तो मनुष्य का भार जो होता है वो निर्भर करता है गुरुत्वीय त्वरण पर। किस पर निर्भर करता है? ये जो भार होता है ये निर्भर करता है गुरुत्वीय त्वरण पर, गुरुत्वीय त्वरण पर, ठीक है। और ये जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ना, ये पृथ्वी की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये गुरुत्वीय त्वरण किसके? पृथ्वी की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, जहां पर इस व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यह है कि अगर किसी जगह पर गुरुत्वीय त्वरण अधिकतम होगा तो वहां पर पृथ्वी की त्रिज्या न्यूनतम होगी। यदि पृथ्वी की त्रिज्या अधिकतम है तो गुरुत्वीय त्वरण न्यूनतम होगा। अब देखिए, ध्रुवों पर क्या होता है कि पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है ना, ये तो होती है न्यूनतम, इसी वजह से गुरुत्वीय त्वरण ध्रुवों पर होता है अधिकतम। इसीलिए ये मेन रीजन है कि मनुष्य का जो भार होता है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है, क्योंकि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण अधिकतम होता है। और गुरुत्वीय त्वरण अधिकतम क्यों होता है? क्योंकि वहां पर पृथ्वी की त्रिज्या जो होती है वो न्यूनतम होती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवों पर अधिकतम होता है मनुष्य का भार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है, यानी कि ड्राई आइस। ऑप्शंस हैं ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, आसुत जल से बनी बर्फ, या फिर बर्फ तथा साधारण नमक का मिश्रण, या फिर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो सूखी बर्फ होती है ना, ये बेसिकली सॉलिड फॉर्म होता है, यानी कि ये एक ठोस रूप होता है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो जो सूखी बर्फ होती है वो क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, ये बेसिकली इसका यूज कहां पर करते हैं? देखिए, इसका यूज मेडिकल्स वगैरह में बहुत होता है, ठीक है। किसी मेडिसिन को आपको एज ए कूल रखना हो, है ना, एज ए कूलेंट की तरह यूज होता है इसका, एज ए प्रशीतक जिसे बोलते हैं, यानी कि कूलेंट। और इसको ना कभी भी आप डायरेक्टली टच नहीं कर सकते, है ना। इसको छूने के लिए आपको पर्टिकुलर कुछ ग्लव्स वगैरह पहनने पड़ते हैं हाथों में, हम इसको डायरेक्टली टच नहीं कर सकते। अच्छा, इसका यूज क्यों करते हैं? देखिए, जो नॉर्मल बर्फ होती है, जैसे पानी को हम जब जमाते हैं तो आपने देखा होगा जब वो रूम टेम्परेचर पे होता है तो क्या होता है, पानी उससे निकलना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो अपनी जगह पर पानी छोड़ता है। लेकिन जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, ये कभी भी लिक्विड में चेंज नहीं होती, ये डायरेक्ट ठोस से किस में चेंज हो जाती है? गैस में चेंज होती है। यानी कि इसमें सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ये क्या होता है? जब कोई भी सॉलिड से डायरेक्ट किस में चेंज हो? गैस में, ठीक है। जैसे आपने एग्जाम्पल भी देखे होंगे, घरों में जो कैम्फर होता है, कपूर होता है, जब उसको जलाया जाता है तो किसी लिक्विड में चेंज नहीं होता, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। तो ये जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसका मेडिकल्स वगैरह में यूज करते हैं क्योंकि ये पानी वगैरह नहीं छोड़ती है और ये डायरेक्ट किस में चेंज होती है? गैस में। अच्छा, इसका एक यूज और भी होता है। आजकल आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में या टीवी सीरियल्स वगैरह में, आपको कहीं कहीं सीन में फॉग जैसा दिखाई देता है, धुएं जैसा जो दिखाई देता है, वहां पर भी ये लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का ही यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, यानी कि फिजिकल चेंज के बारे में आपसे पूछा है। ऑप्शंस हैं हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, पानी में चीनी का घुलना। देखिए, दो टर्म आते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल चेंज और आपका एक केमिकल चेंज। अगर मैं इसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो फिजिकल चेंज बेसिकली वो चेंज होता है या वो परिवर्तन होता है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, या फिर आप समझ सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन में हम उस वस्तु को वापस प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है।
उस वस्तु को वापस प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होता है यानी कि केमिकल चेंज होता है, इसमें क्या होता है, एक नया पदार्थ बनता है, एक नया पदार्थ बनता है और इसमें आप उस वस्तु को वापस उसी अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं भौतिक परिवर्तन की बात करूं तो बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, आप सभी ने देखा होगा, आप लोग अपने घरों में बर्फ जमाते हैं ना, फ्रिज में बर्फ जमाते हैं, जब हम वो बर्फ जम जाती है यानी कि पानी को फ्रिज में रखा जम गया, जब आप उस आइस को नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखते हो तो वापस पानी में कन्वर्ट हो जाता है ना। ठीक है, इसमें कोई क्या होता है, कोई ऐसा नहीं है कि वो पदार्थ आप प्राप्त नहीं कर सकते, वापस आइस से पानी को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन ये जो केमिकल चेंज होते हैं इनमें आप उस पदार्थ को वापस प्राप्त नहीं कर सकते। अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे सभी ने देखा होगा दूध से दही का बनना, है ना, आप सभी अपने घर में देखा होगा दूध से आप क्या बनाते हो, दही बनाते हो। क्या आप ऐसा पॉसिबल कर सकते हो कि आपने वापस दही को दूध में कन्वर्ट कर दिया हो? नहीं किया जा सकता ना। तो ये कैसे चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि खाने का पचना, आप एक बार खाना खाते हो, जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो क्या वापस जैसा खाना खाया था वैसा मिल सकता है? नहीं मिल सकता। इसमें एक एग्जाम्पल आता है मोमबत्ती का जलना। देखिए ये जो रासायनिक परिवर्तन में एक अपवाद है, इसको आप हमेशा याद रखें, मोमबत्ती का जलना यानी जो कैंडल होती है। देखिए ये एक भौतिक परिवर्तन भी है और एक रासायनिक परिवर्तन भी है। कैसे? भौतिक परिवर्तन यहाँ पर क्या है कि जैसे आपने कैंडल जलाया, आप सभी लोगों ने बचपन में भी किया होगा, दिवाली वगैरह पर जब कैंडल जलते थे तो जब वो उसकी मोम पिघल जाती थी तो उसको वापस गर्म करके किसी भी शेप में हम बना सकते थे। तो वहां पर मोम का जलना या मोम का पिघलना तो आपका भौतिक परिवर्तन होता है। लेकिन जो मोमबत्ती में धागा होता है, अगर वो धागा जल गया, अगर आपको दोबारा नया कैंडल बनाना है तो नया धागा डालना पड़ेगा ना, तो वहां पर धागे का जलना रासायनिक परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर दोनों चीजें होंगी, तो मोमबत्ती का जलना हमेशा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है। कंफ्यूज नहीं होना, कई बार मोम का पिघलना भी पूछ सकता है, तो वहां पर दोनों नहीं आएंगे। मोम का पिघलना कैसा होता है? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, ये हमने समझ लिया। तो देखिए हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, ये कैसा है? एक रासायनिक परिवर्तन है। देखिए आपने कई बार धातु के ऊपर देखा होगा ना, एक लेयर बन जाती है, चाहे वो सोने के हो तो उनपे कुछ ग्रीन ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक नया पदार्थ बन रहा है। ठीक है, तो ये रासायनिक परिवर्तन होगा। मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है। दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, दूध से दही बन के दही से वापस दूध नहीं मिल सकता। पानी में चीनी का घुलना, ये जो एग्जाम्पल है ये कैसा है? आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या होगा? पानी में चीनी का घुलना। अब कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं? देखिए अगर आपके पास पानी में आपने चीनी घोल दिया है और वापस आप उन दोनों चीजों को अलग अलग करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं हम उसको? आसवन विधि से अलग अलग कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जंग लगने पर लोहे का भार, ये कैसा क्वेश्चन है जो अधिकतर जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सब में पूछा जाता है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा आता है। तो देखिए जंग लगने पर लोहे का भार, आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना, घटता है कि नहीं घटता है, हमेशा क्या होगा? बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? देखिए मान लीजिए लोहे की कोई चीज नॉर्मल आपने खुले में रख दी है, मान लीजिए आप यहाँ पे छत के ऊपर रख दिया है, ठीक है। अब वो जब खुले में रखा रहेगा तो उसके साथ क्या होगा? नमी होगी, है ना, और ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बनाते हैं? लोह ऑक्सीकरण बना देते हैं। लोह ऑक्सीकरण यानी कि आयरन ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो उस लोहे पर जो जंग होती है वो एक लेयर बनती है ना अलग से, उस लोहे के ऊपर एक अलग से लेयर बनती है। तो लेयर जब उसके ऊपर अलग से आई है तो उसका वजन क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा नहीं। कुछ बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि घटता है, तो नहीं, लोहे पर अगर जंग लगती है तो उसका भार बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, यानी कि बबल्स बनते हैं, जिसका कारण क्या है? ऑप्शंस है O2, CO गैस, CO2 गैस या फिर H12 गैस। देखिए इनो आप सभी ने हमें कभी ना कभी तो यूज किया होगा। इनो क्या होता है? एक
एंटासिड की तरह काम करता है, जो कि आपकी एसिडिटी है ना, जब भी हम कुछ चटपट खाते हैं मार्केट से तो एसिडिटी की प्रॉब्लम बनती है, तो उसको दूर करने के लिए ये एंटासिड्स होते हैं, जो कि ये है इनो। तो जब इसको पानी में डालते हैं और जो बबल्स निकलते हैं उसमें जो गैस रिलीज होती है वो होती है CO2 गैस। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये तो हो गई इनो की बात। एक बार आपसे प्रश्न ये भी पूछा गया था कि जो आपके चिप्स के पैकेट होते हैं, चिप्स के पैकेट्स में कौन सी गैस भरी होती है? ठीक है, तो चिप्स के पैकेट्स में जो गैस भरी होती है वो भरी होती है नाइट्रोजन। कौन सी? नाइट्रोजन। क्यों भरी जाती है ये गैस? क्योंकि नाइट्रोजन जो होती है ना, ये एक तो चिप्स में क्या नहीं आने देती, जो सीलन जिसे बोलते हैं ना, यानी कि ये किस में हेल्प करती है? चिप्स को क्रंची रखने के लिए, है ना, उसकी क्रंचीनेस को बनाए रखने के लिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और चिप्स को डैमेज होने से बचाने के लिए, क्योंकि देखिए चिप्स के पैकेट में चिप्स तो बहुत कम आते हैं, उसमें सारी क्या गैस ही भरी होती है, तो वो पैकेट क्या होता है? पूरा फूला हुआ होता है। तो फूले हुए पैकेट में क्या होता है? चिप्स के ब्रेक होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, इसीलिए इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। मेन रीजन क्या है? कि इसकी क्रंचीनेस को बनाए रखने के लिए, है ना, चिप्स में सीलन ना आए, वो सीले ना, इसीलिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो ये इनोलेबन की बात थी, इसमें जो बुलबुले बनते हैं जिसका कारण क्या है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि CO2 गैस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, एल्यूमिनियम बनाने के लिए मुख्य खनिज का प्रयोग होता है। एल्यूमिनियम की बात हो रही है। ऑप्शंस हैं हेमेटाइट, बॉक्साइट, लिग्नाइट या फिर मैग्नेटाइट। देखिए, एल्यूमिनियम के बारे में हमने बताया था, क्या बताया था? कि ये सफेद चमकदार धातु होती है ना, सफेद चमकदार धातु बताई थी। और क्या बताया था इसके बारे में? कि ये अर्थ क्रस्ट में यानी कि भूपर्पटी में ऑक्सीजन और सिलिका के बाद पाए जाने वाला तीसरा सर्वाधिक मात्रा में है, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है। ठीक है, तो इसका जो मुख्य खनिज है वो है बॉक्साइट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा भी इसके और भी आपको मिल सकते हैं पेपर में। बॉक्साइट के अलावा आपका क्रायोलाइट देखने को मिल सकता है, ये आपको सारे पता होने चाहिए। क्रायोलाइट मिल सकता है, बॉक्साइट मिल सकता है, या फिर आपका एक होता है कोरंडम, ये भी मिल सकता है, और एक होता है आपका डायस्पोर। ये आपके माइंड में रहने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से? बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम और डायस्पोर। ये हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये किसके हैं? ये हैं लोहे के, यानी कि आयरन के। ठीक है, और ये जो लिग्नाइट होता है ये किसका होता है? ये होता है भूरे कोयले का, भूरे कोयले का अयस्क है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए मुख्य खनिज का हमने पूछा था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि बॉक्साइट। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? ठीक है, ऑप्शंस हैं विटामिन सी की, के की, विटामिन ई की या फिर विटामिन डी की। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लड क्लॉटिंग की। आपने कई बार देखा होगा ना, कई बार हाथ में ऐसे कट वगैरह लग जाता है तो थोड़ी देर ब्लड निकलता है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ब्लड जो है रुकना, मतलब रुक जाता है, बाहर निकलना बंद हो जाता है। ये नॉर्मल बात हो रही है, थोड़ा बहुत कट लगे तो ऐसा नहीं कि आपके बहुत ज़्यादा चोट लगी और आप बैठे हो कि ब्लड क्लॉटिंग होगी, ऐसा नहीं है। हल्की फुल्की चोट में ये काम करता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग। देखिए, ब्लड क्लॉटिंग इसमें प्रश्न दो तरीके से बन सकता है। एक तो आपसे विटामिन पूछ ले या फिर आपसे पूछ ले प्रोटीन। आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसकी बात होगी विटामिन की, तो विटामिन तो होता है विटामिन के। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है रक्त का थक्का बनने के लिए? विटामिन के। अगर आपसे क्वेश्चन घुमा दिया जाए या बदल दिया जाए, वो आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हमें दोनों चीज पता होनी चाहिए। तो जो प्रोटीन किसमें? ब्लड क्लॉटिंग में, रक्त का थक्का बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है फाइब्रोनोजेन। ये क्या है? एक प्रोटीन है। ठीक है, तो कौन सी विटामिन की आवश्यकता होगी? विटामिन के की। अच्छा,
आपको पता है विटामिन के का नाम क्या होता है रासायनिक, ये भी पता होना चाहिए। क्या होता है विटामिन के का रासायनिक नाम? इसका नाम होता है फाइलोक्विनोन। ठीक है, विटामिन के का। देखिए जितने भी विटामिन हैं ए बी सी डी ई और के, ठीक है, विटामिन बी में काफ़ी सब विटामिन होते हैं। आपको इन सभी के रासायनिक नाम और इनकी कमी से होने वाली डिजीज के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। विटामिन से हमेशा क्वेश्चन बनता ही है, प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रैक्टिस सेट आए हैं विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिला है। ठीक है, तो ये इसमें जो विटामिन रिस्पॉन्सिबल होगा वो के होगा, और अगर आपसे प्रोटीन पूछ लिया जाए तो वो होता है फाइब्रोनोजिन। ये जो रक्त का थक्का बनता है ना, इसे कैस्केडिंग प्रोसेस भी बोला जाता है। इसमें बेसिकली 4 मिनट लगते हैं। कितने? 4 मिनट का ये प्रोसेस होता है। अभी प्रोसेस को कैसे हम उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। देखिए आपको 2 मिनट देने होंगे, तो देखिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए जैसे ही हमारे हाथ पे, मान लीजिए आप हाथ की बात कर रहे हैं, कहीं कट लग जाता है तो क्या होता है, ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। ब्लड में क्या होते हैं, आपके प्लेटलेट्स होते हैं, है ना, जिनको हम बोलते हैं थ्रम्बोसाइट। क्या बोलते हैं इनको? थ्रम्बोसाइट। जैसे ही ये वायु के संपर्क में आते हैं, किसके संपर्क में आते हैं? वायु के संपर्क में आते हैं, यानी कि एयर के संपर्क में आते हैं, ये बनाते हैं थ्रम्बोप्लास्टिन। क्या बनाते हैं? थ्रम्बोप्लास्टिन। कौन? थ्रम्बोसाइट्स, जो कि प्लेटलेट्स होते हैं, इनका दूसरा नाम भी होता है। ठीक है, तो ये वायु के संपर्क में आकर थ्रम्बोप्लास्टिन बनाते हैं। फिर ये जो थ्रम्बोप्लास्टिन होते हैं, थ्रम्बोप्लास्टिन, ये कैल्शियम आयन और प्रोथ्रोम्बिन, ये आपको याद रखना है। क्या? प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ये निर्माण करते हैं थ्रोम्बिन का। थ्रोम्बिन, ठीक है। जो थ्रम्बोप्लास्टिन है ये कैल्शियम आयन और प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलकर निर्माण करते हैं थ्रोम्बिन का। और ये जो थ्रोम्बिन है, यहाँ पर ये प्रोसेस लास्ट होती है, यानी कि जो थ्रोम्बिन है ये किसके साथ? एक प्रोटीन के साथ, जो कि हमने बताई थी फाइब्रोनोजेन। कौन सी प्रोटीन? फाइब्रोनोजेन। फाइब्रोनोजेन के साथ मिलकर बनाते हैं क्या? यहाँ पर ये प्रोसेस फिनिश होती है, जो कि बनता है फाइब्रिन। फाइब्रिन, ठीक है, यहाँ पर ये प्रोसेस खत्म होती है। और ये जो फाइब्रिन होता है ना, ये क्या होता है, बेसिकली एक जालीनुमा संरचना होती है, यानी कि नेट के जैसी। इसमें क्या होता है, जब ये फाइब्रिन बन जाती है तो हमारे जितने भी रुधिराणु, जैसे कि हम बात करें आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लेटलेट्स वगैरह होते हैं, वो यहाँ पर आकर ना फंसना स्टार्ट हो जाते हैं इस प्रक्रिया में, जब ये फाइब्रिन बनता है। ठीक है, तो वहीं पर क्या हो जाता है, जब वो उस गैप में जहाँ पर कट लगा होता है, जहाँ पर ये फंस फंस के इकट्ठा हो जाते हैं, तो वहीं पर ब्लड का बाहर आना रुक जाता है, जिसे हम कहते हैं रक्त का थक्का, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग। ये प्रोसेस थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा लंबा है, लेकिन मैंने फिर भी आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ पर, जो कि हमें पता होना चाहिए नॉर्मली। तो लास्ट क्या है इसमें? फाइब्रिन। ठीक है, तो विटामिन के और प्रोटीन होगी फाइब्रोनोजन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पौधे की जड़ों का कार्य नहीं है? है ना, पौधे, प्लांट्स में जो जड़ें होती हैं उनका फंक्शंस नहीं पूछा है आपसे। तो क्या? प्रकाश संश्लेषण, उनकी जड़ों का फंक्शन नहीं है। जल का अवशोषण करना, पोषक तत्वों का अवशोषण करना, या फिर पौधों को सहारा देना। तो देखिए जब भी जड़ों की बात होगी, रूट्स की बात होगी, तो देखिए वो जल का तो अवशोषण करते ही हैं। ठीक है, ये उनका फंक्शन है, जल का अवशोषण करते हैं, पोषक तत्वों का भी अवशोषण करते हैं। जब पौधे को जल दिया जाता है, किसी प्लांट में आप वाटर डालते हो, तो क्या होता है, उसकी जड़ें जो होती हैं वो अवशोषित करती हैं, उसी में पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। पौधों को सहारा देने का भी इनका मेन फंक्शन होता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण है ये रूट्स का काम नहीं है, यानी कि रूट्स का फंक्शन नहीं है। प्रकाश संश्लेषण में कौन पार्टिसिपेट करता है? जो पत्तियां होती हैं, है ना, जो लीव्स होती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। तो जड़ों का कार्य नहीं है, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रकाश संश्लेषण।
तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक थैंक यू।